ये पेशेंट कोई हेरिडिटरी बीमारी लेके आता है, पता चलता है कि अस्थमा इसके दादा को भी रहा है, इसके ग्रैंडफ़ादर में भी रहा है, इसको भी है तो बचपन से भी इसको चला है, वहाँ पर हम पेशेंट को डॉक्टर अनिलेश तिवारी सर से मिलने आए हैं। सर ने बीएचएमएस एमडी किया है। सर मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं। सर भोपाल में होम्योपैथी के लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं, सेमिनार वेमिनार और भी लोगों में होम्योपैथी के अवेयरनेस करते रहते हैं। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जैसे कोई पेशेंट आया, उसने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया, तो उसके बाद क्या उसकी डिसीज फ्यूचर में कभी वापस आ सकती है? देखिए, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा ये पेशेंट पूछता भी है और समाज में भी है कि डॉक्टर साहब एक बार हमारा इलाज हो गया, ये बीमारी दोबारा वापस आएगी कि नहीं आएगी? पर यदि आप देखेंगे जहाँ पर क्रोनिक बीमारियाँ होती हैं, वो दोबारा वापस आना फिर होम्योपैथी का सिद्धांत ही नहीं फॉलो होता है। होम्योपैथी में जैसे किसी को माइग्रेन है, जी। अब माइग्रेन का 4 महीने तक आराम मिला पेशेंट को, बोला कि डॉक्टर साहब बिल्कुल आराम था, 4 महीने के बाद फिर आ गया, वो क्योर नहीं है। होम्योपैथी परमानेंटली क्योर करती है। बट वहीं पर किसी व्यक्ति को एक्यूट बीमारी हो, जी। जैसे बुखार आ जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी आ जाए, और 1 साल पहले पेशेंट आकर के हमारे पास इलाज लिया हो, बोले कि डॉक्टर साहब आपने 1 साल पहले मुझे बुखार का दवा दिया था, बुखार में मुझे आराम मिला था, इसको फिर बुखार आ गया 1 साल बाद। तो उसको ये पता होना चाहिए कि मौसम है या कुछ खाने-पीने से या प्रकृति के परिवर्तन की वजह से एक्यूट बीमारियाँ हर व्यक्ति को मौसम प्रभावित करता है, तो दोबारा आने के चांस होते हैं। पर जहाँ पर क्रोनिक बीमारियाँ जो जटिल और असाध्य बीमारियाँ होती हैं, वो परमानेंटली ही जाती हैं। ये होम्योपैथी का मूल मंत्र ही है। सर जैसे अगर किसी को क्रोनिक बीमारी है, तो उसको जाने में कितना ट्रीटमेंट चलता है? देखिए, जैसे कोई क्रोनिक बीमारी हो और ये बीमारी यदि क्रोनिक बीमारी कोई है, थोड़े से कम समय के लिए है, यानी 2 साल, 3 साल पुरानी है, तो वो ज़्यादा समय नहीं लेती है किसी व्यक्ति के अंदर। जैसे अभी-अभी पेशेंट को एलर्जी की शुरुआत हुई, क्रोनिक एलर्जी में कन्वर्ट हुआ, एक्यूट से क्रोनिक में जा रहा है। तो पेशेंट अधिकतम मान लीजिए कि 5 महीने, 6 महीने में लगभग-लगभग क्योर हो जाता है। वहीं पर पेशेंट यदि पता चल रहा है कि वो 3 साल, 4 साल से किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो उसको हमको लगभग साल भर तक दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और यदि पेशेंट कोई हेरिडिटरी बीमारी लेके आता है, पता चलता है कि अस्थमा इसके दादा को भी रहा है, इसके ग्रैंडफ़ादर में भी रहा है, इसको भी है तो बचपन से भी इसको चला है, वहाँ पर हम पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप, यानी जो दवाइयाँ देते हैं, कोई एक फिक्स नहीं हो जाता होम्योपैथी में एक दवाई हमने दिया और फिक्स कर दिया। वहाँ पर हम दवाइयाँ धीरे-धीरे डीप एक्टिंग दवाइयों की ओर बढ़ते हैं और पेशेंट को परमानेंटली क्योर तक पहुँचाने में हमको लगभग साल वर्ष तक का समय लगता है। ये कोई ऐसा नहीं कोई कह दे कि हर जगह से हम थके-हारे आए और बोल दिया चले जाओ, एक होम्योपैथी के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हूँ, आपको एक पुड़िया देंगे ठीक हो जाएगा। ये गलत धारणा है। होम्योपैथी में बीमारी की जितनी ही अवधि लंबी होगी, उतना ही समय लगेगा, क्योंकि ये क्योर करती है, नेचुरली होलिस्टिक वे पे जाती है, किसी चीज़ को सप्रेस नहीं करती। इसलिए समय बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। वहीं पर मान लीजिए कोई ड्रग डिसीज़ हो गई, कोई लंबे टाइम तक कोई दूसरी पद्धति की दवाइयाँ पेशेंट ले रहा है और उसकी वजह से भी कोई उसके साथ में कॉम्प्लिकेशन बन रहे हैं साथ में, वहाँ पर मरीज को और ज़्यादा समय लगता है ट्रीटमेंट लेने के लिए। उसको तो ठीक करना थोड़ा-सा मुश्किल होता ही है, कैसे ठीक कर पाऊँ। इसलिए बीमारी होम्योपैथी जो दवाइयाँ हैं, जी। वो जो क्योर करती हैं, जो पेशेंट को पूरी तरीके से आराम पहुँचाती हैं, उसके लिए हमेशा बीमारी की अवस्था और बीमारी की लेयर पर कि किस स्तर पे गई है, कितनी पुरानी है, इस जी। पे अवश्य निर्धारित करता है हमें पेशेंट को कितना समय देना है। सर होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है? यदि स्टेरॉइड का इस्तेमाल, बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इतना जल्दी कैसे आराम मिल गया जादू की तरह, जैसे कोई पेट का दर्द लेके आ जाए और बोले कि दिया और आराम मिलता है। मैं कई बार देखा हूँ, एक बहुत सीवियर इरिटेबल बच्चा हो, बिल्कुल शांत ना हो रहा हो, देखते हैं हमारे जूनियर भी, यदि ऐसी कंडीशन में आता है एकदम हाई इरिटेबल बच्चा हो, वहाँ पर एकदम कैमोमिला 200 1 एम की एक डोज देता हूँ, तो मेरे अंदाज से मैं खुद विश्वास नहीं होता कैसे 1 मिनट में दवाई ने काम किया। तो कोई स्टेरॉइड तो है नहीं। यदि स्टेरॉइड होम्योपैथी में जो कोई डॉक्टर ऐसा इस्तेमाल करेगा, तो होम्योपैथी सिद्धांत कहाँ से होगा? दूर-दूर तक संभव ही नहीं है, कल्पना भी नहीं की जा सकती होम्योपैथी में स्टेरॉइड की। होम्योपैथी ऐसा सिद्धांत है, जहाँ पर एक दवा बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम खुराक में, मरीज को किसी प्रकार का नुकसान हो, तो होम्योपैथिक के दवाई में तो इवन पेटेंट सिरप जैसी मिक्स मेडिसिनें मना है, तो स्टेरॉइड तो कभी संभावना बनती ही नहीं है। और जैसा कोई फिजिशियन होकर के ऐसा काम कर रहा है, तो मेरे अंदाज से वो होम्योपैथ तो हो ही नहीं सकता और डॉक्टर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसा काम उसके पास संभव नहीं है। जिस पद्धति में स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है, जिनको जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो अवश्य कर सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर सकता हूँ। बट होम्योपैथी में ऐसी कल्पना ही करना बहुत मुश्किल है कि जहाँ पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो।
सर होम्योपैथी की जो भी जितनी भी मेडिसिन होते हैं, ग्लोबुल्स होते हैं, वो सब एक जैसे दिखते हैं। फिर एक ही ग्लोबुल अलग अलग डिसीज पे कैसे वर्क कर लेता है? ये अक्सर बहुत सारा पेशेंट ये पूछता है, डॉक्टर तो नहीं पूछता, पर ये पेशेंट हमसे बात पूछता है कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ तो सब एक कलर की होती हैं, एक रंग की हैं, एक आकार की हैं, सब सफ़ेद मीठी गोलियाँ हैं। ये कैसे हर बीमारी में काम करेंगी? मेरी भी यही दवाई है, मेरे बच्चे की भी यही दवाई है, मेरे हस्बैंड की भी दवाई है। फिर हम उसमें कोड करता हूँ कि ये माने आपका जैसे हस्बैंड का नाम अनिल है तो ये से बनाया, उसके बेटे का नाम सौरभ है तो यस से बना दिया, उसकी उनकी वाइफ का नाम पूर्णिमा है तो पी से बना दिया। तो एपीपी क्योंकि डिब्बियाँ सब अलग-अलग दिखे हैं, क्योंकि डिब्बी का कलर भी एक है, गोलियाँ साबूदाना के आकार की सफ़ेद कलर की गोलियाँ भी एक हैं। क्या होता है कि दवाइयाँ गोलियों का आकार होम्योपैथी 2 ही तरीके से दी जाती है, या तो गोली के फॉर्म में और या तो लिक्विड के फॉर्म में। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे लिक्विड फॉर्म में दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गोली फॉर्म में दीजिए। गोलियों का आकार ज़रूर एक जैसे होता है, सफ़ेद कलर की साबूदाने के आकार की छोटी-छोटी गोलियाँ होती हैं, जो केन शुगर और शुगर और मिल्क को मिला कर के बनाई जाती हैं गोल कलर में। हैनीमैन का उद्देश्य था कि मरीज़ को ऐसे माध्यम से दवाई दी जाए, जो पेशेंट को थोड़ा भी नुकसान न पहुँचाए, उसको मीठा लगे और किसी प्रकार का तो हम उस जो सफ़ेद कलर की जो गोलियाँ होती हैं, उनमें हम दवाइयाँ डालते हैं ड्रॉप से। पर वो सफ़ेद कलर या ऐसा नहीं कड़वी है, कोई हरी कलर में है, कोई गुलाबी कलर में हो, कोई ऑरेंज कलर में, ऐसा नहीं है। कलर सभी का सफ़ेद होता है, पर चाहे होम्योपैथी में ढेर सारी दवाइयाँ हैं। आज के समय में देखा जाए तो 800-900 तो बड़ी कॉमन मेडिसिनें हैं, जो 800 मेडिसिन से ऊपर होम्योपैथिक फार्माकोपिया में हैं, संग्रहित हैं। अपन लोग तो भला 100 150 के नाम और उनको काम में ही इस्तेमाल करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं है कि एक ही कलर की दवाई होगी, एक ही दवाई उसको भी देंगे, उनकी वाइफ को देंगे, उनके बच्चों को देंगे, ऐसा भी नहीं है। 2 पेशेंट हेडेक के आएँगे, दोनों की दवाई अलग रहेगी। बीमारी एक है, लक्षण अलग हैं, तो अलग-अलग दवाइयाँ होंगी। तो दवाइयों का जो आकार है, जो गोलियाँ हैं, उनमें जो दवा डाली जाती है, वो सबसे कीमती रखती है, हमेशा वो अलग होती है। कलर अवश्य उनका सफ़ेद है। मीठा माध्यम बनाया है हैनीमैन ने कि मनुष्यता और मानवता के लिए उनका कहना था कि मरीज़ को कम से कम दुःख हो, पीड़ा के समय में पीड़ा से व्यक्त हम उस पेशेंट को आराम पहुँचाएँ। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पेशेंट को जो दवाइयाँ उन्होंने दी, वो केवल सफ़ेद स्वीट बेस में। लिक्विड की कंडीशन तो अभी आई, लोगों को लगता है थोड़ा इतनी कड़वी, इतना थोड़ा-सा इंजेक्टेबल मेडिसिन इतनी पीड़ा सहे रहते हैं कि उनके लिए थोड़ा कड़वा है और कसैला कुछ कम लगता है। बोलता है डॉक्टर साहब खूब कड़वी दीजिए, स्ट्रांग दवाई नहीं, लिक्विड में हमको दवाई दीजिए क्योंकि गोली हमको असर नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, मीठी से मीठी उसमें से बल्कि कहते हैं 2-4 दिन डॉक्टर साहब स्मेल आती है दवाई की, फिर खत्म हो जाती है। ये भी गलत है। जो दवाइयाँ होती हैं, वो एक फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड अल्कोहल से उनको मिक्स करके बनाया जाता है। तो वो जब स्मेल उड़ जाती है तो कहते हैं सूखी गोलियाँ मीठी-मीठी लगती हैं, इनमें क्या है? पर ऐसा नहीं है। दवाइयाँ उतनी ही गुणकारी बनी रहती हैं, उन दवाइयों के सही जगह में रखा जाए, कूल स्टोरेज प्लेस में और ग्लास की बॉटल में रखा जाए, दवाइयाँ 10 वर्षों तक सेम कंडीशन में पड़ी रहेंगी, कभी खराब नहीं होंगी, उनको सुरक्षित रखा जाए। कलर एक है, रंग एक है, पर दवाइयाँ अलग-अलग हैं और अलग-अलग बीमारियों में अलग दवाइयों का सजेशन करके हम देते हैं। इसलिए मरीज़ की धारणा कभी बनानी नहीं चाहिए कि डॉक्टर साहब एक ही दवाई सबको दे दिए। जी। सर और कई बार पेशेंट का वो रहता है कि हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और हमें स्टार्टिंग में एग्रावेशन हो गया, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा तब होता है जब हम पेशेंट को सही तरीके से केस लेते नहीं हैं या पोटेंसी सही नहीं डिसाइड करते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा में कई सारे पैरामीटर ऐसे होते हैं जो एक होम्योपैथी की कामयाबी और होम्योपैथी की सफलता के लिए निर्भर करते हैं। पहला नंबर सही दवा का सिलेक्शन, फिर उस दवा के सिलेक्शन के बाद सही पोटेंसी का निर्धारण और जो पोटेंसी हम निर्धारित कर रहे हैं उसका सही मात्रा में हमको उसको रिपीट करना है, यानी देना है, खुराक भी उसको सही होनी चाहिए। यदि हम दवाइयों को ज़्यादा मात्रा में देते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं, तो कभी-कभी एग्रवेशन देखने के लिए मिलते हैं हाई पोटेंसी में। यदि हम दवा को समुचित मात्रा में दें, जितना उसकी ज़रूरत है हमें, यानी प्रॉपर पोटेंसी एकदम मिनिमम रख देते हैं, तो ऐसा एग्रावेशन कई पेशेंट को देखने के लिए नहीं मिलता है। कुछ पेशेंट बड़े सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, जैसे अगरबत्ती से भी उनको धूल से भी दिक्कत है, आवाज़ से भी दिक्कत है, ऐसे बड़े ओवर सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट होते हैं। ऐसे पेशेंट को हमेशा हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे ही पेशेंटों में हम देखे हैं
ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब दवाई लिया तब से दिक्कत बढ़ गई। तो कभी कोई पेशेंट ऐसा फील करता है, उसको अनुभव होता है, पर यदि आपके सिम्टम्स नहीं है, मटेरिया मेडिका में ऐसी दवाई नहीं, कोई पॉलिक आप दे रहे हैं, तो ऐसी दिक्कत की बात नहीं, उसको आप समझा सकते हैं। पर दवाई की खुराक सही मात्रा में रखेंगे तो ठीक है। वो एक अलग मैटर है दूसरा कि होम्योपैथिक एग्रावेशन होता क्या है, मतलब जो मेडिसिन के अलावा है वो एक अलग विधा है कि जब हम शुरुआती टाइम में सही मेडिसिन होती है, थोड़ा सा पेशेंट हल्के लक्षण उभर के आते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप सबसाइड होकर पेशेंट को ठीक करते हैं। तो कोई बीमारी को बढ़ा करके उग्र तीव्रता और बेचैन नहीं कर देगी होम्योपैथी दवाई, कभी नहीं करेगी। यदि हमारा दवा का सही मात्रा है, सही डोज है, पेशेंट को बिल्कुल रेगुलर रखना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में दवाई देते ही नहीं, तो संभव ही नहीं। सर सर और जैसे आपने बताया कि होम्योपैथिक की जो ग्लोबुल्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं साबूदाने की तरह, वो शुगर से बनाई जाती हैं। तो सर जैसे कोई शुगर पेशेंट है तो उसको ये गोलियां दी जा सकती हैं? देखिए क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज़ है, ये मीठी में दी, मुझे लिक्विड मात्रा में दी। पहला नंबर, यदि आप सोचिए कि 30 नंबर का ग्लोबेस इस्तेमाल करते हैं या 10 नंबर का ग्लोबेस इस्तेमाल करते हैं, उसकी साइज़ 4 गोली आप लेंगे, उसमें भी प्योर केन शुगर नहीं मिला होता है, उसमें शुगर और मिल्क भी मिला होता है, जो गोलियाँ आप देते हैं। तो कितनी कम मात्रा में आप दवाई, कोई ये तो नहीं पेशेंट को आप बोल दिए कि पूरा का पूरा एक लगभग 100 ग्राम 50 ग्राम खाना है कुछ, उसमें से 4 गोली या 2 गोली खाना है, कितनी शुगर बढ़ा देगी आप सोचिए। यानी एक रोटी का आधा टुकड़ा भी उतना शुगर नहीं बढ़ा सकता है। तो यदि फिर उसकी तसल्ली के लिए बोल रहा है कि नहीं कि मुझे दीजिए लिक्विड फॉर्म में, तो दे सकते हैं, पर ये भी धारणा बिल्कुल सही नहीं है। मीठी अवश्य लगती हैं, पर जितना उसका कंटेंट है, जितनी मात्रा है, वो कभी भी शुगर को नहीं बढ़ा सकती पैरामीटर में। 1 या 2 ग्लूकोज तो हम देते ही पेशेंट को, और वो भी उसमें भी वो केवल प्योर केन शुगर से नहीं बनी, शुगर आम मिल्क भी मिला हुआ है। तो वो जो गोलियां हैं वो भी नहीं प्योर, ऐसा नहीं प्योर शुगर फार्म में है, वो भी तो बनाई जा रही हैं किसी चीज़ से। तो शुगर ऐसे नहीं पैदा करती हैं, बार बार यदि उनको रिपीट नहीं करते, बहुत ज़्यादा गोलियों की मात्रा नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है, दी जा सकती हैं, शुगर कभी भी नहीं बढ़ाएगी होम्योपैथिक दवाई। सर जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो सर जैसे एलोपैथीज में होता है एक्सरे हो गया, शुगर के टेस्ट हो गया, ब्लड के टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, तो क्या होम्योपैथी में इन टेस्टों की कुछ वैल्यू है? देखिए, बीमारी होम्योपैथी 2 तरीके से चलती है, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज। तो जहाँ पर पेशेंट को लगता है, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको गले में कैंसर हो रहा हो, गठान हो रही हो, और बोल दें डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं कराना है, मुझे तो पता है क्या हो सकता है और आप दवाई दीजिए। पता चला कि ये थोड़ी सी अपने आप में क्रिटिकल डिसीजेज होती हैं, ठीक नहीं होती, और पेशेंट को हमने बोल दिया कि आप ठीक है, आप दवाई लेते जाओ, और वो कैंसर धीरे धीरे बढ़ता गया। जब कल वो दूसरे सिस्टम में जाता है, दूसरी पद्धति में जाता है, तो डॉक्टर बोलता अभी तक आप कहाँ बैठे थे, बस आप 10 दिन पहले आते, मैं आपको ठीक कर लेता, आप कहाँ पड़े हुए थे। तो मरीज को अवेयर भी कराना है कि आपको ये बीमारी है, आप इस रिजल्ट में पहुंच चुके हैं। पैथोलॉजी द नॉट अ डिसीज, पैथोलॉजी द एंड रिजल्ट ऑफ डिसीज। पैथोलॉजी क्या, पका हुआ फल है, यानी जो पूरी जिंदगी का कमाया हुआ फल बनाया है वो बना ले। जैसे शुगर है, शुगर क्या है, भले 40 साल में हो जाए, पर वो ज़िंदगी भर का उसका स्ट्रेस, तनाव, बढ़िया बाकायदा एल्कोहल, स्मोकिंग, गुस्सा, अय्याश की ज़िंदगी, उसको ले जाकर के पके हुए फल के रूप में शुगर का परिणाम देके बैठे। अब किसी को शुगर हो गया, आप दवाई जो दे रहे हैं ठीक है, पर आपको शुगर इतनी है तो बोल दो नहीं तुम्हें शुगर है, तुम जाके खूब मीठा खाओ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कि लाइफ स्टाइल डिसीजेज है, इससे चीज़ बढ़ती है। वहाँ पर हमको बिल्कुल उस पेशेंट को क्या करना चाहिए, उसे केसेस में उसको डायग्नोसिस से अवेयर कराना चाहिए कि आपको ये चीज़ है, आपको ये संयम रखना है, और उससे आपको भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हम इसमें कितना सक्सेस हो पाएंगे। ये 3 चीज़ें। पर दवा के सिलेक्शन के लिए उस चीज़ का कोरिलेशन हमेशा आपको लक्षण से ही करना पड़ेगा। तो जाँच, हमें निमोनिया का पेशेंट कैसे जानोगे आप इसको निमोनिया, उसके तो जाँच करनी पड़ेगी। स्टोन है, किसी पेशेंट को बोल रहा नहीं मुझे स्टोन है, ठीक है, आप जान रहे हो पेशेंट नहीं है, पर लग रहा है आपको एक बार डाउट है कि द पेशेंट सफरिंग में भी गॉल ब्लैडर स्टोन, में भी रीनल स्टोन, में भी हार्निया, ऐसे केसेस को हमको हमेशा एक्सरे या सोनोग्राफी या सिटी स्कैन या इवन सम टाइम नीड ऑफ MRI की जरूरत पड़ती है, वो कराना चाहिए। हम डॉक्टर हैं, हमको इस चीज़ के लिए डायग्नोसिस ऑफ डिसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। हम उसके सिम्टम्स को लिस्ट वैल्यू देते हैं, कभी कभी उनकी भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। मान लो कोई पेशेंट टाइफाइड, ब्लड की जांच कराते हैं, टाइफाइड आता है किसी पेशेंट को,
अब टाइफाइड वाला पेशेंट कोई, अब वहाँ पर आप देखोगे कि यदि उसको पूरा फेस डिसऑर्डर्ड है, हाई ग्रेड फीवर है, सोर लेम, ब्रूस फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी भरा पड़ा है और टाइफाइड पॉजिटिव, तो इंडिया में डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र, पद्मश्री अवार्डेड, ग्रेट फिजिशियन, ये लोग पैथोलॉजिकल यानी ब्लड के सैंपल को भी वैल्यू देते थे। अब जैसे बैक्टीरिया का बोरी खोलोगे तो लिखा है कि टाइफाइड को ठीक भी करता है, टाइफाइड को कंट्रोल भी करता है। वहाँ पर हमें ऐसे केसेस में पेशेंट को हमेशा नीड पड़ती है, पैथोलॉजिकल जांच जरूरत पड़ती है, लेबोरेटरी की जांच जरूरत पड़ती है, वहाँ से हम पेशेंट को क्योर करते हैं। तो नीड है, बिल्कुल है, जरूरत है उसकी। कहाँ अहमियत देनी है ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि हम इसको क्या वैल्यू करते हैं, मैनेजमेंट में या डायग्नोसिस में या तो इसको क्योर में।